ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट्स गोइंग टू बी ऑन एमसीक्यूज एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल यूनिट। इनमें से कौन है फंडामेंटल यूनिट? किलोग्राम, किलोग्राम सेकेंड, न्यूटन या डी बोथ ए एंड बी। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट वुड बी डी। वी नो दैट, क्योंकि हमने फंडामेंटल यूनिट्स लास्ट वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा दैट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है? मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। सो इसका जो सही आंसर है दैट वुड बी डी। ठीक है, इसके बाद द सिंबल फॉर केल्विन इज़, केल्विन की सिंबल है क्या है जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? सो इज़ इट कैपिटल के, स्मॉल के, सी डी स्टैंड्स फॉर कैंडेला, एम ओ एल स्टैंड्स फॉर मोल। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ इन विच यूनिट क्वांटिटी ऑफ मैटर इज़ मेजर्ड। सो क्वांटिटी ऑफ मैटर किस में हम मेजर करते हैं? कैंडेला में, एम्पेयर में, मोल में या किलोग्राम में। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर आएगा दैट वुड बी सी, यानी मोल। कैंडेला जो यूनिट है, जो एक फंडामेंटल यूनिट है, और इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और एम्पेयर जो है ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली किलोग्राम फॉर मास। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि जो ये वो यूनिट्स होते हैं जो हम फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करते हैं यूजुअली। तो कौन कौन सा ऑप्शन है? दैट इज़ ए वाट, जूल, रेडियन या डी बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, रेडियन, यहाँ पे जो रेडियन है इट इज़ सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, सो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ जूल इज़ द यूनिट ऑफ विच वन ऑफ द डिराइव्ड यूनिट। जूल किसका यूनिट है? पावर का, वर्क का, एनर्जी का या बोथ बी एंड सी का। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा डी। ठीक है, एंड पावर का यूनिट हमें पता है इट इज़ वाट, यानी वर्क एंड एनर्जी का एक ही यूनिट है दैट इज़ जूल। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव फुल फॉर्म ऑफ एसआई। एसआई की फुल फॉर्म हमें बतानी है। क्या ये ए है यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या बी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सी इंटरनेशनल सिस्टम या डी इंटरनेशनल यूनिट एंड सिस्टम। सो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, दो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन है? ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट या बोथ ए एंड बी। सो वी नो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी हो एंड मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन वेक्टर क्वांटिटी हैज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या क्या होता है? क्या खाली डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, या बोथ both A and C and none of the above. So we know the correct option for vector quantities would be it's actually A and B यहाँ पे। So A and B, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनमें बोथ यानी डायरेक्शन भी हो एंड मैग्नीट्यूड भी हो। सो इसका जो सही ऑप्शन आएगा दैट वुड बी ए एंड बी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर इज़ ए। टेम्परेचर क्या है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वी नो टेम्परेचर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे? जिसके पास खाली डायरेक्शन हो, या जिसके पास बहुत मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, या जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड हो, या डी नन ऑफ द अबव। सो वी नो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें खाली मैग्नीट्यूड हो एंड नो डायरेक्शन, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा डिस्टेंस है। ठीक है, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन है? मास, लेंथ, टाइम या ऑल ऑफ द अबव। सो
इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सलेरेशन या वेलोसिटी या ऑल ऑफ द अबव। सो वी नो ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, सो करेक्ट आंसर वुड बी डी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या ऑल ऑफ द अबव। जो एसआई यूनिट है डिस्टेंस का वो है, हम डिस्टेंस को यूजुअली मीटर में मेजर करते हैं। हालांकि ये तीनों यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर में भी एंड किलोमीटर भी, लेकिन यूजुअली हम मेजर करते हैं इसे मीटर में ही। ठीक है, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। सिमिलरली SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज ऑफ। जो डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट है वो किससे मिलता है? वेलोसिटी से मिलता है, स्पीड से मिलता है या डिस्टेंस से मिलता है या ऑल ऑफ द अबव से। सो वी नो इट ओनली मैचेस विद द डिस्टेंस। सो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिस्टेंस इफ स्पीड। हमें डिस्टेंस निकालनी है अगर स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकंड एंड टाइम दिया गया है 30 सेकंड्स। हमें फार्मूला पता है, ठीक है, डिस्टेंस होती है इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं एंड द आंसर वुड बी दिस। ठीक है, बस फार्मूला याद रखनी है, दैट इज इट। द SI यूनिट ऑफ एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन की SI यूनिट क्या है? तो मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या सेकंड मीटर स्क्वायर है या डी, ए एंड बी है। तो वी नो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी, यानी ओनली बी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है रिटार्डेशन हैज सेम SI यूनिट्स एज ऑफ। अच्छा, रिटार्डेशन की SI यूनिट बतानी है हमें। ठीक है, ये किससे मैच करती है? वेलोसिटी से, डिस्प्लेसमेंट से, एक्सेलरेशन से या स्पीड से? सो इट इज़ एक्सेलरेशन से मैच करती हैं। ठीक है, क्योंकि रिटार्डेशन को हम एक और नाम से भी नेगेटिव एक्सेलरेशन से जानते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं -a से। ठीक है, अच्छा, द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट स्पीड इज़। अच्छा, स्पीड की फार्मूला हमें बतानी है, स्पीड किसके बराबर होती है? सो वी नो इट वुड बी सी। स्पीड होती है बराबर डिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है स्पीड ऑफ ए बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विल बी कैलकुलेटेड। अच्छा, अगर कोई बॉडी ऐसे घूमती है, सर्कुलर पाथ में को घूमती हैं, इसका रेडियस r हो, तो अगर अब हमें स्पीड निकालनी है इस बॉडी की, ये कितनी तेज़ घूमती हैं, तो उसके लिए हम कौन सी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? A, B या C या D, यानी बोथ, यानी A एंड C इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी नो द करेक्ट आंसर वुड बी A। ठीक है, ये वाली फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अब जो अगला क्वेश्चन है दैट इज़ स्पीडोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? वी नो स्पीडोमीटर से हम मेजर करते हैं क्या? स्पीड। ठीक है, इट्स यूज्ड इन व्हीकल्स और कार वार बस सब में होता है। ठीक है, उसके बाद है ओडोमीटर। ओडोमीटर से हम मेजर क्या करते हैं? ओडोमीटर से यूजुअली हम मेजर करते हैं क्या? डिस्टेंस। ठीक है, सो ये थोड़े MCQs थे। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? इट यूजुअली स्टेट्स दैट अगर कोई बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन होगी तो ये हमेशा इन स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगी या इन स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई ना हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल वी नो दिस इज सन। ठीक है, सन के इर्द गिर्द क्या घूमता है? तो अराउंड द सन we know earth revolves around the sun, so the planet earth will revolve around the sun till ultimate, yeah, till infinite time, unless an external force will be exerted on the planet earth। ठीक है, ये हमेशा ऑर्बिट में घूमेगी सन के आर पार। ठीक है, जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अर्थ पे अप्लाई नहीं करेंगे ये तब तक अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं चले जाएगी। ठीक है, तो ये न्यूटन का एक सिंपल सा लॉ है। ठीक है,
सो वंस अगेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है, ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, ये रेस्ट में ही हमेशा रहेगी जब तक हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉक्स है या कोई किताब है, ये रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करेगा और इसे इन स्टेट ऑफ मोशन में लाएगा, ठीक है। ये है न्यूटन का पहला लॉ। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ब्रांच है, ठीक है, इस पे लीव्स या फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। सो जब हम इसे शेक करते हैं, ब्रांच को हम शेक करते हैं, तो लीव्स रेस्ट में होते हैं एंड जो ब्रांच है वो मोशन में आती है। एज अ रिजल्ट लीव्स फॉल, ठीक है, या फ्रूट्स फॉल। सिमिलरली अगर हम देखेंगे एक और केस कि जैसे पैसेंजर, जो गाड़ी में कोई इंसान होता है या बस में होता है, जब गाड़ी रुकती है तो इंसान आगे की ओर जाता है जब व्हेन ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेक्स, ठीक है। सो ये भी एक एग्जाम्पल है। या जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो उस टाइम भी जो पैसेंजर होता है वो फॉल बैक होता है, बैकवर्ड की ओर जाता है, ठीक है। तो रीज़न ये होता है उस टाइम जो बस होती है, बस ये चलती है, ठीक है, जब ये सडन, इसमें एक पैसेंजर है, ठीक है, जब ये रेस्ट में आती हैं तो पैसेंजर जो होता है ये यूजुअली इन स्टेट ऑफ मोशन में होता है, ठीक है। जब सडनली बस रुकती है तो बस तो रेस्ट में आती है लेकिन पैसेंजर इन स्टेट ऑफ मोशन में ही होता है। एज अ रिजल्ट यू विल सी नोटिस या यू विल फील कि हम आगे की ओर जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब बस स्टार्ट होती है या कार स्टार्ट होती है तो हम क्या होते हैं, हम होते हैं इन स्टेट ऑफ रेस्ट। बस भी होती है इन स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो जब गाड़ी चलने निकलती है तो हम रेस्ट में ही होते हैं। एज अ रिजल्ट हम बैकवर्ड फॉल होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है जैसे डस्ट पार्टिकल्स कमिंग आउट फ्रॉम द कारपेट, ठीक है। यूजुअली हमने ये तो देखा होगा, अगर ये कारपेट है, ठीक है, इस पर हम छड़ी से फिर मारते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स फॉल होते हैं, ठीक है। हाउ, जब हम छड़ी से इस पर मारते हैं तो जो कारपेट है ये मोशन में आता है, डस्ट पार्टिकल्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं। एज अ रिजल्ट दे फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। सो यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स इन दिस, ठीक है। सो न्यूटन का पहला जो लॉ है, इट स्टेट्स दैट अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी वो हमेशा इन स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसी तरह अगर कोई बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन में होगी वो हमेशा इन स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट लॉ जो न्यूटन ने दिया, इससे हमें एक पॉइंट निकल आया, दैट इज़ इनर्शिया। हम इसने इनर्शिया को जन्म दिया। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ये प्रॉपर्टी है एक बॉडी की जो रेजिस्ट करती है चेंज को, ठीक है। ये अपनी, जिसे हम यूं कहेंगे, अकड़ दिखाती है। हर एक बॉडी की अपनी एक अकड़ होती है, ठीक है। अगर ये बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो ये रेजिस्ट करेगा फोर्स को, ठीक है, इट विल रेजिस्ट। इसके पास अपनी इनर्शिया होगी, ठीक है, इट विल नॉट अलो इटसेल्फ टू गो अंडर चेंज, ठीक है। ये इनर्शिया, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा भारी हो, इसका मास बहुत ज़्यादा हो, तो वी विल कंक्लूड दैट कि इनर्शिया इसकी ज़्यादा है, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, जिसकी मास बहुत कम होगी उसकी इनर्शिया भी बहुत कम होगी। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस दैट मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। इसी तरह स्टोन को हमेशा ज़्यादा इनर्शिया होगी एज कम्पेयर टू पेपर, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। एंड अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज आई हो तो उसके लिए वेरी मच सॉरी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट टॉपिक्स जो होंगे वो होगी न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ, ठीक है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड सी यू सून।